हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मास्टर जीके में। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका पेपर प्रथम पाली या द्वितीय पाली में है तो हम अभी जो क्वेश्चन कराएंगे आपको ये क्वेश्चन याद करके जाना है और देखिएगा कि हूबहू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सब लड़ेंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है हिंदी का, जिसमें कि 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का पूछे जाएंगे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन पैसेज का रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस ये व्याकरण से रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस किताब से रहेंगे। पहला पैसेज है, आशा से भरकर जीवन को देखा तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपने मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि आज नहीं हुआ तो कल होगा और कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतिरक्षा और आशा जीवन पथ के दो उच्च प्रकाश स्तंभ हैं। चीज़ों को, परिस्थितियों को और अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और परिस्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसमें समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास और सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तुम लोग पेज पे चढ़ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को अस्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? बुद्धिमत्ता और ज्ञान, धैर्य, विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष, धन और शक्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग पैसे में भी पढ़े तो उसके लिए हमको धैर्य, विश्वास और आशा की जरूरत होती है। धैर्य और विश्वास की महानता के बारे में क्या सुझाव दिया गया? ये जीवन में अनावश्यक है, ये सफलता के लिए हानिकारक है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है, ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, ये अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आवश्यक हैं। तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से है, चीज़ें, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोग कैसे देखना चाहिए? चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए ये बता रहे। संदेह और संशय में, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, क्रोध और भ्रम से, उज्ज्वल उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। इसका सही आंसर क्या होगा? उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने की महानता को जताने के लिए किया गया? कठिनाइयों का उद्देश्यकरण, कांटों के बीच फूलों का पालना, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग पेस्ट पढ़े होंगे, इसमें बताया था, कांटों के बीच क्या खेलना? फूल खेलना। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, सकारात्मक मार्ग, आशा और विश्वास।
इसका सही आंसर क्या होंगे? सकारात्मक मार्ग, आशा और विश्वास। अब दूसरा पैसेज आ गया, इसको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को करेंगे। वैराग्य छोड़ो बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छत से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धारा शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमा का पकड़ निचोड़ो, तू चढ़ तुंग सेल शिखरों पर सोम पिए रे, योग्य नहीं विजय का सहदेश जियो रे। आज का पहला प्रश्न इसका है, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने का कहता है जो कायर जैसा हो, योग्य जैसा नहीं, परिक्रमी और वीर जैसा हो। दूसरा ऑप्शन है केवल बात करने वाले बुद्धिजीवी जैसा हो। और चौथा ऑप्शन है जो व्यर्थ में समय नष्ट ना करता हो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें भी हम लोग पढ़े थे। तो कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है, कायरो जैसा हो, योग्य जैसा नहीं, परिक्रमी वीर जैसा हो, केवल बात करने वाली बुद्धिजीवी जैसा हो, जो व्यर्थ में समय का नष्ट करता हो। इसका सही आंसर होगा जो योग्य जैसा नहीं, परिक्रमी और वीर जैसा हो। पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? चट्टान को, धारा को, वैराग्य को, योगी को। तो हम लोग अभी मैसेज में पढ़े थे कि धारा को क्या कहा गया है? सोम कहा गया है। योगी नहीं विजय का सदृश जियो रे, ये क्या संदेश है? का क्या संदेश है? योगियों को प्रशंसा देने की सलाह, समृद्धि सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, योग्य के साथ मिलकर जीने की सलाह, योग्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह। इसका सही आंसर होंगे समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा गया है, मतलब इस पद्यांश में बताया गया कि किसका जीवन कैसा सहारा गया है, ये बताना है। योगी जैसा, वैरागी जैसा, विजय या कायर जैसा। इसका सही आंसर होंगे, हम लोग पढ़े अभी, वैरागी जैसा। इस कविता का मूल स्वर क्या है? प्रकृति, प्रेम, आह्वान, भक्ति। इसका सही आंसर हो जाएंगे, हम लोग पढ़े थे, वैराग्य कौन होते हैं? वैराग्य में क्या होता है? मूल स्वर क्या है इसका? आवाहन करता है ना। अब हम लोग व्याकरण के 10 प्रश्न करेंगे। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो आप लोग को बता दें कि आकर्मक क्रिया क्या होता है। जिस क्रिया पर कोई कर्म का फल ना पड़े उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जिसमें कोई जवाब ना मिलता हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सोनम गाना गाती है, अमन किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया होंगे? तो हम क्या बोले कि जिसमें जवाब मिल जाता हो वो सकर्मक क्रिया, जिसमें जवाब ना मिलेगा उसमें क्या? अकर्मक क्रिया। जैसे कि सोनम गाना गाती है, तो सोनम क्या गाती है? गाना गाती है। तो इसमें जवाब मिल रहा है ना, ये नहीं होगा, सकर्मक क्रिया ये हो जाएगा। अमन किताब पढ़ता है, अमन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। इसमें भी गाना जवाब मिल जा रहा है ना। लेकिन मोहन सो रहा है, तो क्या सो रहा है? कभी ये सवाल नहीं बनता है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? मोहन सो रहा है, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है?
तो अभी हम बताएं सकर्मक क्रिया में क्या होगा कि जवाब मिल जाएगा, है ना। जैसे कि बच्चा रोता है तो क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसी तरह लड़का हंसता है, हंसता में भी नहीं चलता है। लेकिन रीता खाना खाती है और पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नहीं मिल रहा है। क्या रोता है, नहीं रोता, इससे नहीं आंसर है ना। लड़का हंसता है, क्या हंसता है वो पता नहीं है। रीता खाना खाती है, रीता क्या खाती है, खाना खाते हैं। इसमें देखो जवाब मिल रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीता खाना खाती है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये सब कैसा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। जलद का अनाकार्थी कौन होती है, जलद का अनाकार्थी कौन है, कमल, मोती, मछली, बादल। इसका सही आंसर होंगे बादल। क्या होंगे, बादल। सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, पक्का इससे क्वेश्चन रहेंगे। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही आंसर होंगे समास। समास किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। उपसर्ग तो जानते होंगे, जो पहले लगाया जाता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो बाद में शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। यथासंभव कौन सा समास है, अव्ययीभाव, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययीभाव समास किसको बोलते हैं, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है ना। तो इसमें यथासंभव को बोलते हैं। कर्मधारय समास उसको बोलते हैं जिसमें कुछ विशेषता बताता हो, है ना। जैसे कि नील कमल, है ना, नीला है जो कमल, है ना। इस तरह का वर्ड्स जो होंगे जिसमें कुछ विशेषता बताता होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास में कार्य विभक्ति, कुछ विभक्ति जो होगा वो छुपा हुआ रहेगा। जैसे देशभक्ति, है ना, देश के लिए भक्ति, इसमें कुछ कार्य विभक्ति छुपा हुआ ना, राजकुमार, राजा का कुमार, है ना। उसी तरह कुछ वर्ड्स छुपा रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। और बहुब्रीहि समास क्या होगा कि बहुब्रीहि समास उसको बोलेंगे जिसके दूसरा अर्थ निकलेगा। कोई वर्ड बनाएंगे जिसका अर्थ क्या होगा, दूसरा निकलेगा। जैसे दशानन, दशानन का मतलब क्या होगा, जिसका 10 को सिर है ना। तो वो किस क्या कहलाता है, वो रावण कहलाता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। नीला है जो कमल, तो नील कमल किस समास का विग्रह है, अभी हम बताए थे। इसका सही आंसर क्या होंगे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ये हो जाएंगे कर्मधारय समास, है ना। ये बताए थे ना कि क्या बताता है, विशेषता बताता है। नीला है, क्या ऐसा कमल है, नीला है, विशेषता भी बता रहा है। और नीला है जो कमल, है ना, ये कैसा बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, तत्पुरुष समास। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगती है। रचना जो बोलता है कि जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं। ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और उपवाक्य है। तो इसका सही आंसर क्या होंगे, जब वर्षा होती है तब क्या होता है, मोर नाचने लगता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, कि ये मिश्र वाक्य है। ये दो वाक्यों से मिल करके बना हुआ है कि जब वर्षा होगी तभी मोर नाचेगी, है ना। दो वाक्य मिला हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिश्र वाक्य है। बोल रहा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन था। जिस वाक्य में कर्म प्रधान दी जाती है वह कौन सा वाच्य होते हैं। और जिसमें कर्म प्रधान दिया जाएगा तो उसको कौन सा वाच्य बोलेंगे, तो आप लोग बताइए, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कर्मवाच्य। कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य। बालक चांद डैश देख रहा है, बालक चांद डैश देख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होंगे, की और, क्या, क्यों, कैसे। इसका सही आंसर हो जाएंगे कि बालक चांद की ओर देख रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, समुच्चय बोधक अवयव शब्द हैं। धीरे धीरे
अरे अथवा वाह। सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अथवा। इसमें समुच्चय बोधक में जोड़ने का काम करता है दोस्तों, कोई भी चीज को जोड़ने का। और क्योंकि ये सब कैसा पद है, ये समुच्चय बोधक अवयव हैं। और पाठ्य पुस्तक से आप प्रश्न आएंगे। उधो तुम ओहो अति बड़भागी, अपरस्त रहत स्नेह त्यागते, नहीन मन अनुरागी, पुराइन पात राहत जल भीतर, ता रस देहे ना दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदे ना ताको लागी, परती नदी में पाओ ना बोरियो, दृष्टि ना रोपे परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। इस पद के रचयिता कौन हैं? तो इसमें कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास। इसका सही आंसर होंगे सूरदास। गोपियां किसकी अन्याय भक्ति थी? गोपियां जो था वह किसका अन्याय में भक्ति करता था? राधा, कृष्ण, उद्धव, सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होंगे दोस्तों? इसका सही आंसर होंगे बी, कृष्ण का। पुराइन पात का क्या अर्थ है? पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, कमल का पत्ता, कदम का पत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? सही आंसर कमल का पत्ता होंगे। पुराइन का पत्ता मतलब कमल का पत्ता। गोपियों ने उद्धव के व्यवहारों की तुलना किससे की? गुड़ के खोई हुई चींटियों से की, दीपक और बाती से की, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की, फूल और भोरे से की। इसका सही आंसर क्या होंगे? कमल के पत्ते और तेल के मटके से की। पैसेज को बढ़िया से पढ़िएगा और उसके बाद आप लोग उत्तर कीजिएगा, तो आप लोग सब का उत्तर दे पाइएगा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना और चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते और उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पुतहु बड़ी सुभाग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से नेतृत्व करा दिया था। अब आते हैं इसका क्वेश्चन। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए उत्तर। इसका सही आंसर हो जाएंगे गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक और कर्मठ, ईमानदार और शरारती, चतुर और तेज, सुस्त और बोधा। तभी हम लोग पढ़े थे कि भगत जी का बेटा जो था वो कैसा था? सुस्त और बोधा था, है ना। भगत जी की पुतहु कैसी थी? सुंदर, झगड़ने वाली, घर की ख्याल नहीं रखने वाली, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, बड़ों का सम्मान न करने वाली। तभी हम लोग पढ़े थे कि घर का पूरा प्रबंध
करने वाली, है ना। बोधा का अर्थ क्या है ना। बोधा का क्या अर्थ है? मोटा, ज्ञानी, सुंदर, मंदबुद्धि। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे मोटा का अर्थ, सॉरी बोधा का अर्थ मंदबुद्धि है। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? विद्यालय, माता के आंचल, चबूतरा और पिता की गोद। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे माता की आंचल। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया? रानी एलिजाबेथ पर, सरकारी मंत्री पर, रानी के दर्जी पर और भारतीय के मेहमान नवाजी पर। इसका सही आंसर हो जाएंगे सरकारी तंत्र पर। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा कि इससे 2-3 क्वेश्चन तो निश्चित ही लड़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।